वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। करंटली वी आर डूइंग चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 हम कर चुके हैं और उसका इंट्रोडक्शन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नया एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जो 5.2 का भी बेस है प्लस 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना 10 के आगे उसका भी, उसमें भी वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं ना वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये चीजें हम ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे कि होता क्या है, क्योंकि विदाउट ज्योमेट्रिकली समझना ना आपको, आप रट्टा तो मार सकते हो बट आपकी बेस नहीं बनेगी, फाउंडेशन नहीं बनेगी। और रट्टा आपको पता है जितनी जल्दी लर्न करोगे उतना जल्दी भूल भी जाओगे। सो लेट्स सी व्हाट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना उनको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या जिसको आर्गन प्लेन कहते हैं उसमें हम कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ढूंढ सकते हैं आर्गन प्लेन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर होगा, है ना, उनको डिस्क्राइब करते हैं उस प्लेन में। तो वही प्लेन का यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, जहां पर ये जो a है ना, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है a और कॉम्प्लेक्स पार्ट है b, राइट। तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आयोटा 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ऑर्डर्ड पेयर 2 3 माइनस 5 प्लस आयोटा 4, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 5 4 का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इनको हम हमेशा ही बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इन आर्गन प्लेन या जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसे बनाते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना, राइट। एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स लिखेंगे और वाई एक्सिस जो है वो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो जैसे ये हो गया ओरिजिन 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। यहाँ पर मैं आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा ऐसे भी लिख सकती हूँ या सिंपली 1 2 3 4 भी लिख सकती हूँ। चलो आयोटा 2 आयोटा करके लिख लेते हैं, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा सो ऑन, इंफिनिटी तक जाएगा ये भी। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी जाती है जी ये सारी बातें। ठीक है, ये सारे नंबर्स। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जैसे 2 3, तो 2 जो है वो रियल पार्ट है, रियल एक्सिस का 2, ठीक है, और 2 प्लस आयोटा 3 को हमने लिखा 2 3, तो 3 जो है दैट मीन्स आयोटा 3। ठीक है, ये आ गया ये वाला। अब क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर या ये ऑर्डर्ड पेयर कहां पे होगा, यहाँ पर, तो इसको आप लिख सकते हो एज ऑर्डर्ड पेयर 2 3। ये जहां पर मिलेंगे, ये लाइन मैंने बनाई 2 से ऊपर के लिए एंड 3 आयोटा, ये दोनों लाइंस जहां पे मिली वो पॉइंट बन गया ऑर्डर्ड पेयर 2 3 या फिर 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, एक बात याद रखनी है, जो रियल पार्ट होगा ना पहला वाला वो आपको रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पर मिलेगा, और जो दूसरा वाला इमेजिनरी वाला जो पार्ट होगा इसका वो आपको कहां मिलेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। ठीक है, दोनों से लाइंस ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइंस, जहां पर वो लाइंस मिल जाती हैं वो हो जाता है जी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आज ब्रीफली फिर से बता दिया। अब
मॉडुलस से इसका क्या लेना देना है? देखो मॉडुलस को ना पहले ध्यान से समझो। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड z, या फिर हम इसे r, स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर सपोज हमारा ये जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉड z विच इज इक्वल टू r भी लिखते हैं हम इसको। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके जो भी आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, यू गेट द मॉडुलस। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉडुलस क्या होगा? ठीक है, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा, क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखो रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3, सो 3 का स्क्वायर होल अंडर रूट, सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9 अंडर रूट, एंड 9 प्लस 4 इज 13, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 13। ये निकल गया इसका मॉडुलस। कैसे निकालते हैं ये आपने समझ लिया, होता क्या है मॉडुलस। ठीक है, होता क्या है मॉडुलस। अब मैंने यहां पर बना दिया, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं ऑर्डर्ड पेयर 2 3 से भी लिख सकती हूँ, या फिर 2 प्लस 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर 2 3 से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर बैठा हुआ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा। इसके मॉडुलस का मतलब है कि ओरिजिन 0 जो कि पोल होता है इसका, उससे ये कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। ये जो आर्गेंट प्लेन है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का घर है, यहाँ पर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहते हैं। ठीक है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फैमिली है। कोई सा भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आपको इस आर्गेंट प्लेन में मिल जाएगा। नाउ अब देखो बोर्ड पे ना मैं सारे इनफाइनाइट नंबर्स तो बना नहीं सकती, तो कुछ मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, कुछ नेगेटिव ले लिए 1 2 3 4 तक, बट ये 1 2 3 4 तक नहीं होता, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। 1 2 3 4 रियल लाइन पे देखो, सो ऑन इन्फिनिटी तक, माइनस वाले इन्फिनिटी तक, इमेजिनरी एक्सिस पे देखो आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा सो ऑन इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव्स भी माइनस इन्फिनिटी। सो कहने का मतलब है कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट। अब जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, राइट। अब हम एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आयोटा 2 आयोटा। सो ये देखो, ये लाइन सेगमेंट हो गई जो ओरिजिन को और 2 प्लस 3 आयोटा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अभी लिया था एक एग्जाम्पल के लिए, इसको ज्वाइन कर रही है। इतना ही डिस्टेंस है ना ओरिजिन और 2 प्लस 3 आयोटा के बीच में, इतना ही डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिस्टेंस है 2 प्लस 3 आयोटा का ओरिजिन से 0 से। और ये जो लाइन सेगमेंट है यही है ज्योमेट्रिकली, यही है मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा। तो 2 प्लस 3 आयोटा के लिए क्या है, ये जो है लाइन सेगमेंट, ये जो डिस्टेंस है, इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, जो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन सेगमेंट की लेंथ है, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब देखो कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैं ले लेती हूँ 4 प्लस 2 आयोटा, या नेगेटिव में कुछ ले ले, सो -2 प्लस 2 आयोटा, यहां पर आ जाएगा जी, देखो -2 एंड -2 आयोटा ले लेते, चलो -2 आयोटा, -2 आयोटा यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, रियल एक्सिस पे 2 और इमेजिनरी एक्सिस पे -2 आयोटा। इनसे लाइन सेगमेंट्स बना दी, डॉटेड यहाँ पर मिल रही हैं ये -2 आयोटा पर। ठीक है, यहाँ पर ओके, सो -2 आयोटा, ये वाला नंबर मिल गया मुझे, यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये 0 से ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, देखो यहाँ से लाइन सेगमेंट बना देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट की जितनी लेंथ है उतनी ही दूरी पर ये नंबर है ओरिजिन से, तो ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है ना, दैट इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर -2 आयोटा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। सो आई होप आपको मॉडुलस समझ में आ गया। जब मॉडुलस आपको समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। होता क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा,
इसको हम फिलहाल रब कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 + 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट को हम ऐसे लाइन से डिनोट करते हैं। इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा। ये मैंने कैसे बोला? सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a + b आयोटा, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, a इज द रियल पार्ट, b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो कॉन्जुगेट ऑफ z को आप लिखते हो z बार, दैट इज a + आयोटा b का पार्ट। करना क्या है, फंडा क्या है? रियल पार्ट को तो कुछ नहीं करना, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। यहाँ प्लस है, ये हो गया a - आयोटा b। 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब देखो जैसे 2 + 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा आर्गेंट प्लेन में कहाँ पे होगा? देखो 2 तो हमें रियल एक्सिस पर ही लेना है, -3 आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट जो है ना मेरा, ये -3 आयोटा बन चुका है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे मुझे ढूंढना है -3 आयोटा। ये है -3 आयोटा, ये है 2, ये है -3 आयोटा। इन दोनों से ना डॉटेड लाइन सेगमेंट बना दी। अब ये कहाँ मिल गई? यहाँ पर। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो देखो 2 + 3 आयोटा एक्स एक्सिस के ऊपर वाली साइड था, 2 - 3 आयोटा एक्स एक्सिस के नीचे वाली साइड आ गई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज होता है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज है। जितनी दूरी पर 2 + 3 आयोटा होगा ओरिजिन से, उतनी ही दूरी पर 2 - 3 आयोटा होगा। इसका भी मॉड और इसका मॉड दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। ये दोनों एक ही दूरी पे होंगे। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है नंबर तो उसका कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के नीचे वाली साइड है तो उसका कॉन्जुगेट एक्स एक्सिस के ऊपर वाली साइड आ जाएगा, बस, और कोई फर्क नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो बदल जाएगा। सो ये थे आपके दो इंपॉर्टेंट फंडे। एक था मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। After learning what is the modulus of a complex number and what is the conjugate of a complex number, we would now learn what do we mean by the argument of a complex number। ये क्या चीज है, ठीक है। देखो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको आप दो फॉर्म्स में लिख सकते हो। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम अभी तक करते आ रहे हैं ना, a + आयोटा b के फॉर्म में। दूसरा होता है इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो दो फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा होता है हमारे पास पोलर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में तो हम, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो होता है a + आयोटा b। a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और कैसे हम ढूंढते हैं इन आर्गेंट प्लेन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा जो फॉर्म है ना हमारा, दैट इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ना हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं r cos थीटा + आयोटा sin थीटा की फॉर्म में, ठीक है। पहले इतना समझ लो। अब ये r क्या है, cos और sin क्या है वो तो आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। आयोटा भी आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है। r क्या है? r है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने अभी अभी किया, ठीक है। और उसके बाद ये थीटा क्या है? ये जो थीटा है ना यही है हमारा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली ये आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, क्या होता है बेसिकली हमारा आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो ना हर एक चीज को हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। देखो मैंने अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था 2 + आयोटा 3। अब कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। सपोज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ z = 1 + आयोटा, z = 1 + आयोटा। सो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू √2, ठीक है। और इसका आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट
एक थोड़ा बड़ा वाला बना लेते हैं हम, ये छोटा वाला हमने बनाया था, अब हम थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर नंबर्स बना लेते हैं। अगर मैंने 1 प्लस आयोटा लेना है सो इट हैज टू बी ऐसे, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस ले लिया, हमने वाई एक्सिस ले लिया, राइट, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। सपोज यहाँ पर है मेरा 1 2, ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, चलो यहाँ पे -1 -2, ये सिर्फ समझाने के लिए, बहुत ये इनफाइनाइट होगी एक्स एक्सिस और इनफाइनाइट होगी वाई एक्सिस, राइट। अब देखो यहाँ पे हो गया आयोटा, 2 आयोटा, यहाँ पर क्या लेंगे माइनस आयोटा, -2 आयोटा ले लिया, ठीक है। तो मेरा जो नंबर है 1 प्लस आयोटा, ये कहाँ पर होगा, ये तो अभी कार्टेशियन फॉर्म में ही है, दिस इज 0, सो दिस इज रियल पार्ट है मेरा 1 और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1 आयोटा, सो ये आ गया 1 एंड दिस इज आयोटा, इनसे डॉटेड लाइन सेगमेंट्स बनाई और ये यहाँ पर आके मिल गई, ठीक है। तो ये नंबर आ गया जी मेरा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब मैंने ये भी देख लिया कि 1 प्लस आयोटा का जो मॉडुलस है वो क्या होगा, मॉडुलस मतलब 0 से ये नंबर कितनी दूरी पर बैठा हुआ है, इतना दूर है ये नंबर 0 से, पोल से, राइट। अब आप देखो कि 1 प्लस आयोटा इतनी दूरी पे है, ये मॉडुलस हो गया, तो इसका आर्गुमेंट क्या हुआ, आर्गुमेंट जो मैं थीटा थीटा बोल रही हूँ इन पोलर फॉर्म, ये थीटा है आर्गुमेंट, ठीक है। पर ये थीटा बेसिकली है क्या, थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है। ये हो गया जी आपका आर, मॉड जेड लिखते हो उसको या फिर आर लिखते हो, और ये जो डिस्टेंस है, और थीटा जो है वो एंगल है, कौन सा एंगल है, कहाँ से इस पे स्टार्ट होगा कहाँ पर एंड होगा, ये स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, देखो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, उस पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये जो हमारा आर है ना, आर वाली जो लाइन है ना, बस यहां तक खत्म हो जाएगा। सो ये जो एंगल है ना, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढना है आर्गेंट प्लेन में तो 2 तरीकों से ढूंढ सकती हूँ, या तो मुझे उसका रियल पार्ट पता है, इमेजिनरी पार्ट पता है, ए और बी पता है, ए प्लस आयोटा बी बन गया, ढूंढ लिया कहाँ पर होगा, लाइन सेगमेंट्स बना ली। दूसरा, मुझे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पता है, कितने डिस्टेंस पे है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे से, और ये जो आर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी मुझे अगर पता है तो क्या होगा, तो भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढ सकती हूँ, ठीक है। सपोज ये तो था 1 प्लस आयोटा, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास मॉडुलस है आर और ये आर्गुमेंट है थीटा, जनरल बोल रही हूँ मैं, कोई नंबर नहीं ले रही अभी, आर और थीटा है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर है आर, अगर सिर्फ मुझे डिस्टेंस पता है कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना इतने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढ सकती हूँ, जैसे कि 1 प्लस आयोटा जो है ये कितने डिस्टेंस पे था, √2। अब यहाँ पर भी मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका डिस्टेंस कितना होगा, √2, ये भी अगर √2 का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है ना, सर्कल बन जाएगा पूरा का पूरा, सारे पॉइंट्स जोड़ दो √2 के लिए, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, सर्कल की बाउंड्री पर, सर्कल की बाउंड्री, एक सर्कल जिसका रेडियस है √2, एक सर्कल जिसका रेडियस होगा √2, तो उस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उस सर्कल के बाउंड्री पर, सर्कमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबका डिस्टेंस जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और उन सबका डिस्टेंस जो है वो √2 है। तो हम किस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड फैक्टर जो चाहिए ना उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढने के लिए, अब ये तो पता चल गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पूरे आर्गेंट प्लेन पे नहीं है, वो कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से √2 की दूरी पर है। तो ये जो है ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि क्या है, कहां पर लाई करते हैं, एक सर्कल की बाउंड्री पर, सर्कल कैसा है, जिसका रेडियस है √2, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई पॉइंट है, बाउंड्री के पॉइंट्स में से ही कोई पॉइंट है, बट कौन सा पॉइंट है, बाउंड्री पर भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट, अच्छा उसके लिए हमें चाहिए होगा एंगल। देखो ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर,
यहाँ पर है, इसका √2 डिस्टेंस है और इतने एंगल पर है, ठीक है। आर्गुमेंट है इसका, सपोज θ1। ये वाला अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूं तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, √2 ही होगा, पर इसका एंगल जो है वो अब थीटा से बड़ा हो गया। यहां पर लूं तो इसका भी डिस्टेंस कितना होएगा, √2 ही होगा ओरिजिन से, पर अब इसका एंगल कितना हो गया, यहां से देखो इतना हो गया इसका एंगल। तो एंगल्स वेरी कर रहे हैं ना सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने आर्गेंट प्लेन पे ढूंढना है तो भाई उसके लिए दो तरह से आप उनको ढूंढ सकते हो। या तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, तो रियल पार्ट और उसके इमेजिनरी पार्ट पता होने चाहिए। और या फिर अगर आप उसे किसमें, पोलर फॉर्म में लिख रहे हो, पोलर फॉर्म में आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म में आपके पास उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो भी आप बता सकते हो कि आप कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो। ये था ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना, ठीक है, आर्गुमेंट को समझना, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं ये आर्गुमेंट, आर तो हमें पता है, r इज इक्वल टू मॉड z विच इज इक्वल टू √a² + b²। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर लो, उनका √ ले लो, यू विल गेट द मॉडुलस। थीटा जो है ना, थीटा दो तरह से फाइंड कर सकते हो, या तो डायरेक्टली कर लो tan इनवर्स ऑफ b/a, b हो गया इमेजिनरी पार्ट, a हो गया रियल पार्ट। या दूसरी तरह से समझो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना a + iota_b, उसको आप कैसे लिख सकते हो, r cos थीटा + iota sin थीटा, ठीक है, r cos थीटा + iota r sin थीटा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो थीटा कैसे निकालना है आपको, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से कंपेयर कर लो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो। अब रियल पार्ट है r cos थीटा और यहाँ पर रियल पार्ट है a, सो a बन जाएगा r cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा बन जाएगा a/r, इसका मतलब थीटा बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ a/r, ठीक है। और वैसे ही आपका थीटा यहां से अगर निकालना है तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ b/r। अब ये ना प्रैक्टिकली आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये तो थ्योरी है ना, a/r, b/r, x, y, z, ये हम मैथ्स में लेते रहते हैं, बट समझने के लिए कि भाई बोल क्या रहा है फॉर्मूला, हमें कुछ एग्जांपल्स करनी पड़ती हैं। तो चलो एग्जांपल करके देखते हैं कि आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। एग्जांपल्स, अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 1 + iota, जैसे हमने वहां लिया था 1 + iota, तो 1 + iota को, चलो इसको रहने देते हैं ऐसे, 1 + iota, 1 + iota जो है ना, ये अभी मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में है, मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। कैसे लिखूंगी, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे एक तो r चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए, ठीक है। तो r तो मेरा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा मीन्स आयोटा 1, आयोटा इंटू 1, रियल पार्ट भी 1, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी 1, प्लस 1 का स्क्वायर √ विच इज √2, हमने अभी देखा। अब आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट, ठीक है। तो आपको पता है 1 + आयोटा को इन पोलर फॉर्म आप लिख सकते हो r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। यही जो थ्योरी मैं आपको समझा रही थी, अब एग्जांपल से समझा रही हूँ। r की वैल्यू है √2, सो दिस इज √2 cos थीटा + आयोटा √2 sin थीटा। अब कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ पर 1 है रियल पार्ट और यहाँ पर √2 cos थीटा, इसका मतलब √2 ऑफ cos थीटा जो है वो 1 के बराबर होगा, है ना। रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के लिए हमने पढ़ा था व्हेन वी डिड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। सो इसका मतलब cos थीटा जो है ना भाई साहब, वो हो गया आपका 1/√2। आपको पता है ना cos थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/4, या जिसको बोलते हैं 45 डिग्री। सो इसका मतलब जो मेरा थीटा है दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, या बोल दो π/4,
4। और ये तो रियल पार्ट से निकल गया। अगर आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तब भी यही आएगा। देखो इमेजिनरी पार्ट में है √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा, ये किसके बराबर है? इसका जो इमेजिनरी पार्ट है 1 प्लस आयोटा मीन्स 1 प्लस आयोटा इंटू 1, तो इमेजिनरी पार्ट भी 1 के बराबर है। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है ना मेरा, दैट इज 1/√2। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया मेरा? थीटा, साइन थीटा ऑब्वियसली 45 पे ही होता है, 45 डिग्री, या जिसको बोलते हैं π/4। ठीक है, तो आपका जो आर्गुमेंट है दैट इज π/4, 45 डिग्रीज। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये तो बड़ा सिंपल था, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी। अब मैं आपको ना कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो हम पॉजिटिव नेगेटिव को ही अगर बदल दें तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बदल जाएगा। अभी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 प्लस आयोटा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, मैंने कुछ नहीं किया, रियल पार्ट के साथ माइनस लगा दिया, नंबर बदल गया। अब देखो इसका r क्या होगा? r होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज अगेन इक्वल टू √2, तो मॉडुलस तो सेम आ गया। अब एंगल बदल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z थीटा, जिसको आप आर्गुमेंट ऑफ z भी बोलते हो, इसे कैसे करेंगे? देखो कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू के लिए पहली बात तो ये है कि -1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू √2 थी, मैंने पुट कर दी, विच इज √2 cos थीटा प्लस आयोटा √2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब हो गया कि √2 cos थीटा जो है वो किसके बराबर है? -1 के। सो cos थीटा आ गया -1/√2। एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करो तो आपके पास आ जाएगा √2 साइन थीटा जो है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है फिर से, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा आ जाएगा जी 1/√2। देखो जब हमारे पास cos थीटा 1/√2 था, साइन थीटा 1/√2 था पिछले एग्जाम्पल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों पॉजिटिव है। आपको पता है कि 45 डिग्री पे साइन थीटा भी 1/√2 होता है और cos थीटा भी 1/√2 होता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर गेम समझो हो क्या रही है। अब हम 4 क्वाड्रेंट्स की जो गेम इन्वॉल्व होनी है ना इसमें, वो समझ लेंगे फटाफट से, बहुत इजी है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ना जल्दी से समझ में आ जाए। राइट, अब देखो देखो cos थीटा -1/√2 हो गया, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि मुझे cos थीटा 1/√2 और sin थीटा 1/√2 तो वैल्यू पता है थीटा की 45 डिग्री, बट cos थीटा -1/√2 कब होता है? और ऐसी कंडीशन में जहां sin थीटा तो प्लस बना रहा, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब बताओ यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स एड शुगर टू कॉफी, याद आया? 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कितना? 0 से लेके 90 डिग्री तक, है ना, 0 से π/2। सेकेंड होता है π/2 से π, थर्ड होता है π से 3π/2, यहां तक, यहां से यहां तक, और फोर्थ होता है, सर्कल आप अच्छा सा बना देना क्वाड्रेंट्स के लिए ना। सो फोर्थ हो गया 270, मतलब 3π/2 से वापस 360, जिसको आप वो फिर से 0 डिग्री पे आ जाएगा, है ना, 360 और 0, 2π, 4π, 6π, 8π सबकी सेम वैल्यू आएगी। अब कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पर cos नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा? सो एड शुगर टू कॉफी, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो नेगेटिव होते हैं। सारे नेगेटिव होते हैं तो मतलब कॉस भी नेगेटिव होता है ना। सो जो मेरा एंगल है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। हमने पिछले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें समझा था
प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकाली थी हमने, याद है? तो प्रिंसिपल वैल्यू थी ना, वहां पर हमने पढ़ा था वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करती है। जो एंगल हमें मिलता है वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा। जनरल सोल्यूशन से तो बहुत सारी वैल्यूज निकल जाती थी एंगल्स की इनफाइनाइट, बट प्रिंसिपल जो सोल्यूशन होते हैं ना, 2 निकलते थे और वो 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करते थे। 0 इंक्लूडेड होता था, 360 डिग्री मतलब 2 पाई इंक्लूडेड नहीं होता था। यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो एंगल लेंगे ना प्रिंसिपल वैल्यूज आर्गुमेंट की, थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो हम 0 से 360 के बीच में भी ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से पाई और फिर यहां से माइनस पाई, मतलब जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, माइनस पाई लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू पाई। मतलब जो आपका वैल्यू है, जेड नहीं सॉरी थीटा आर्गुमेंट, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है ना, वो हम 0 से 360 नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैल्यू जो एंगल की है वो हम ऐसे चलेंगे पॉजिटिव, 0 से लेके पाई 180, ठीक है 180, या फिर यहां से देखो 0 से लेके ये उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलो तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज चलो तो एंगल नेगेटिव लेते हैं, या मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी समझाया था। सो अगर मैं ऐसे चलूंगी तो मेरे जितने एंगल्स हैं वो पॉजिटिव बनेंगे, पर अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज चली तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180 डिग्री। अगर मैं ऐसे चलूं, ये हो गया 0, ये कितना हो गया -90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा -180 डिग्री, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज घूम के आ रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ऊपर का आधा सर्कल दिख रहा है ना आपको क्वाड्रेंट्स का, इसमें पॉजिटिव चलूंगी और नीचे वाले में नेगेटिव चलूंगी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वहां पे देखो पॉजिटिव चल रहा है, 90 तक पहुंच गया, पॉजिटिव एंगल चल रहा है, 180 तक पहुंच गया। अब फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पूरा घूम कर नहीं आऊंगी, मैं क्या करूंगी, उल्टा चलना शुरू कर दूंगी। अगर यहाँ पर एंगल है मेरा, यहाँ पर कहीं एंगल लाई करता है थीटा, तो मैं क्या करूंगी, यहां से बस यहां तक आ जाऊंगी, ठीक है। सो इस तरह से हम उल्टा चलेंगे, 0 से लेके माइनस पाई, ये हो जाएगा 0 -π/2 एंड -π। तो हम जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यूज ले रहे हैं वो ले रहे हैं -180 और 180 के बीच में, प्लस पाई जो है वो इंक्लूडेड है, माइनस पाई जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन से, देखो कौन सा क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, जहां पर कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं आना चाहती हूं तो मुझे कैसे आना पड़ेगा, कहां से घूम के आना पड़ेगा, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पर कहीं मेरा एंगल है, ये जो थीटा है, ठीक है। पर अगर दोनों को अब निकालना कैसे है थीटा, समझो। पहले तो आप नेगेटिव साइन को भूल जाओ कि कोई नेगेटिव साइन था, तो cos थीटा, अगर नेगेटिव साइन यहाँ नहीं होता तो cos थीटा की वैल्यू होती 1/√2, साइन थीटा की भी वैल्यू होती 1/√2। ऐसे केस में जैसे पिछले एग्जांपल में था, मेरा आर्गुमेंट निकल जाता π/4, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो मेरा एंगल निकल जाता π/4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे इसी π/4 को यूज करना है। कैसे यूज करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू आपकी बन जाएगी पाई माइनस करके, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है वो बनेगा -π प्लस करके, पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल लाई करता है तो आपने उसको डायरेक्टली लिख लेना है माइनस थीटा। ये मैंने क्या लिखा, पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने ये। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू बनती, अगर दोनों पॉजिटिव होते, ये भी पॉजिटिव होता ये भी पॉजिटिव होता, तो मेरा एंगल बनता π/4। पर क्योंकि ये मैंने देख लिया कि कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, मतलब जो मेरा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो अब मेरा एंगल बनेगा पाई माइनस क्या करेंगे, यही π/4। सो अब मेरा एंगल बन जाएगा पाई माइनस π/4 विच इज 4π minus π/4 and which is 3π/4। समझ में आ गई बात। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में,
देखो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं, यहाँ पर था कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, है ना, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मेरे पास क्या आ गया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया था, देखो थीटा की वैल्यू π/4 एंड आर की वैल्यू निकली थी √2, है ना, आर की वैल्यू थी √2, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं इसको लिख सकती थी √2 cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, ऐसे निकली थी। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया, वहां पर मेरे पास क्या होता है, cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, sin की वैल्यू पॉजिटिव, सो -1 प्लस आयोटा, क्योंकि ये cos वाला होता है और ये sin वाला होता है। इमेजिनरी रियल पार्ट में क्या आता है cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट में क्या आता है sin थीटा। सो ये आ गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इस पे मेरी वैल्यू निकल गई √2 cos ऑफ 3π/4, अब आर्गुमेंट बन गया था 3π/4, 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। अगर जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट एड शुगर 2, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। अब मुझे पता है कि रियल पार्ट में होता है मेरा cos और इमेजिनरी पार्ट में होता है मेरा साइन। जब साइन और cos दोनों नेगेटिव होंगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरा क्या बन जाएगा, -1 माइनस आयोटा, रियल पार्ट भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, cos वाला पार्ट भी नेगेटिव, साइन वाला पार्ट भी नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ना मेरा मॉडुलस सेम रहेगा √2, और मेरा जो ये है आर्गुमेंट वो क्या बनेगा, आर्गुमेंट में अब मुझे पता है फिर से π/4 वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले तो मैंने ये नहीं देखना ना कि रियल पार्ट के साथ माइनस लगा है या नहीं लगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ तक सेम आएगा, तो cos थीटा भी 1/√2, sin थीटा भी 1/√2, थीटा की वैल्यू π/4, मगर π/4 जो है 45 डिग्री, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या करना होता है, मैंने अभी समझाया कैसे वैल्यू निकालते हैं, -π प्लस थीटा, सो ये बन जाएगा -π प्लस π/4 करके, -4π प्लस π/4, so this will be -4π प्लस π/4 which is -3π/4, आर्गुमेंट आ जाएगा मेरा -3π/4, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये बन जाएगा मेरा √2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। cos जो है वो इवन फंक्शन है, माइनस को खत्म हो जाएगा, एंड साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है, ये बन जाएगा √2 cos ऑफ 3π/4 माइनस आयोटा साइन ऑफ 3π/4, ठीक है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, cos पॉजिटिव, cos वाला जो पार्ट होगा रियल पार्ट वो पॉजिटिव और साइन वाला पार्ट नेगेटिव। अगर मेरा cos वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाए, साइन वाला पार्ट नेगेटिव हो जाए, 1 प्लस आयोटा की एग्जांपल लेके कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, रियल पार्ट पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव, नंबर बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। मॉडुलस फिर से वही रहेगा √2 एंड π/4 निकल गया, cos थीटा 1/√2, sin थीटा 1/√2, थीटा की वैल्यू निकल गई π/4। अब आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है -थीटा, यहाँ पे आर्गुमेंट बन जाएगा -π/4, और आप बना लो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, √2 cos ऑफ -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4। सो ये मैंने आपको समझाया आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ 4 एग्जाम्पल्स, इसलिए लिया मैंने आपको पूरा पिक्टोरिकली तभी समझाया और एग्जाम्पल्स इसीलिए दी कि आपको समझ में आए कि आर्गुमेंट क्या चीज है। भाई आर्गुमेंट कुछ नहीं है, आर्गुमेंट एंगल है बस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वही होता है आर्गुमेंट, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, या तो tan इनवर्स ऑफ b/a कर लो, या फिर ऐसे लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दो, आपकी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। जब वैल्यू निकल गई
उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, आपको ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में लाई कर रहा है मतलब रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, फिर तो कोई पंगा नहीं है। पर अगर सेकंड, थर्ड या फोर्थ में लाई कर रहा है, फिर आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। थीटा जो होगा, जो वैल्यू निकल गई थीटा की, उससे अब आप आर्गुमेंट कैसे निकालोगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पाई माइनस थीटा कर दोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो आप की जो वैल्यू निकलेगी आर्गुमेंट की भी हो जाएगी माइनस पाई प्लस थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका जो आर्गुमेंट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो वैल्यू निकलेगी ना आर्गुमेंट की, वो कितनी निकलेगी, माइनस थीटा, सिंपली माइनस थीटा, ठीक है। सो ये हो गया आपका आज के लेक्चर में मॉडुलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।